आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जो है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। देखो, जब भी ज्योमेट्री का नाम आता है तो हमारे पास कुछ मैथमेटिशियंस हैं जिनको जानना हमारे लिए जरूरी है। और आज का जो आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम ज्योमेट्री के डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो बहुत ही बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, डेफिनेशन कौन कौन सी हैं जो जियोमेट्री में बहुत ही बेसिक रूप पे आती हैं, वो सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आता है जो जियोमेट्री नेम है, ये कहाँ से आया। ये अगर आप देखोगे तो जियोमेट्री जो है ये एक ग्रीक वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। जैसे पहला वर्ड आता है जियो, जियो मीन्स अर्थ, और दूसरा आता है मैट्रीन, मैट्रीन मीन्स टू मेजर, इट मीन्स अर्थ को मेजर करना। इट मीन्स अगर हमारे जियोमेट्री का जो इनोवेशन हुआ, मीन्स इसको कैसे आया है, ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कहाँ से आया, तो ये हमें जब अर्थ को मेजर करने की जरूरत पड़ी तो उस टाइम पे हमारा जियोमेट्री आया था। उस टाइम पे जियोमेट्री के, देखो आपने पीछे भी देखा है कि इनोवेशंस कब होते हैं, जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तभी तो इनोवेशंस होंगे। तो ये जो जियोमेट्री का जो इनोवेशन है वो कहाँ से हुआ, जियो को मेजर करने के लिए, राइट, वहां से स्टार्ट हुआ। तो कुछ मैथमेटिशियन हैं जैसे थैलेस, थैलेस जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक ही बहुत नॉन प्रूफ दिया था। इनका प्रूफ क्या था, जैसे ये बहुत फेमस हो गए थे, इनका प्रूफ ये था कि अगर हमारे पास कोई सर्किल है, अगर कोई सर्किल है और उस सर्किल का अगर कोई भी डायमीटर अगर हम ले लें, सर्किल का अगर हम कोई डायमीटर ले लें और उस डायमीटर से अगर हम इसको कट करते हैं, अगर यहां से हम इसको कट करते हैं, तो जो सर्किल है उसके दो पार्ट हो जाएंगे और वो दोनों पार्ट इक्वल होंगे। ठीक है, अभी तो हम सब जानते हैं कि अगर डायमीटर, जहां पे डायमीटर है उस डायमीटर से अगर हम कट कर दें तो सर्किल के दो पार्ट हो जाएंगे। लेकिन पहले जिस इस प्रूफ को जिन्होंने सबसे पहले दिया था वो थे थेलस। थेलस का जो सबसे नॉन प्रूफ था वो यही था। ठीक है, और इन्होंने काम किया था 640 बीसी से 546 बीसी की ड्यूरेशन में। और फिर इन्हीं के एक बहुत ही फेमस इनके स्टूडेंट थे पाइथागोरस। पाइथागोरस को वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम सभी पढ़ते हैं, जब भी हम ट्रायंगल पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमने सभी ने पढ़ी है। ठीक है, तो जो पाइथागोरस थे, ये और इनके जो ग्रुप था, इनका जो ग्रुप था, इन लोगों ने जियोमेट्री की बहुत सारी डेफिनेशंस दी, बहुत सारा इनोवेशन किया इन्होंने जियोमेट्री के अंदर। और ये लोग पाइथागोरस अपनी टीम के साथ जो जियोमेट्री का जो इनोवेशन है वो एक ग्रेट एक्सटेंट तक लेके गए थे। उसी ड्यूरेशन, ये सब 300 बीसी तक चलता रहा, 300 बीसीई तक चलता रहा। उसके बाद में आए यूक्लिड। यूक्लिड जो थे वो एक मैथमेटिशियन टीचर थे, यहाँ पे अलेक्जेंड्रा इजिप्ट के अंदर। फिर इन्होंने सोचा कि बहुत सारा वर्क हुआ है जियोमेट्री में, तो इन्होंने क्या किया कि जितना भी जो वर्क था उसको कलेक्ट किया और एक अपनी बुक बनाई जिसका नाम दिया इन्होंने एलिमेंट। और उस बुक के अंदर इन्होंने 13 चैप्टर बनाए और 13 चैप्टर में जो भी जियोमेट्री का वर्क हुआ था उसको समराइज करना, उसको पहले डिटेल में लिखना इन्होंने स्टार्ट किया। और बड़े बड़े 13 चैप्टर उस बुक के बना दिए जिस बुक का नाम था एलिमेंट, राइट, जिसको आज हम कहते हैं यूक्लिड के एलिमेंट्स, यूक्लिड्स एलिमेंट, राइट। उसके बाद में क्या हुआ, जो उस बुक के एलिमेंट के जो 13 चैप्टर थे, आगे चल के वही 13 चैप्टर, हर एक चैप्टर की एक बुक बनाई गई, हर एक चैप्टर की एक बुक बनाई गई जो कि जियोमेट्री का जो बेसिक है उसको समझने में और थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत हेल्प कर रही है, राइट। तो ये थे हमारे यूक्लिड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, आज के क्लास में हम क्या क्या डिस्कस, क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो यूक्लिड्स है, इनके जो एलिमेंट्स हैं, यूक्लिड की जो एलिमेंट बुक है उसके अंदर इन्होंने क्या बताई हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ डायमेंशंस हैं। यहाँ पे हम लोग सभी चीजें डिस्कस करने वाले नहीं है क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा है, उसको तो हम कब तक एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसकी हम एक थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे, राइट, थोड़े से झलक देखेंगे उसका कि हम थोड़ी बहुत कुछ डेफिनेशन है, कुछ डायमेंशंस हैं,
वो एक आध चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो बहुत बेसिक है। उसके बाद में यूक्लिड के जो एक्सियम्स हैं, एक्सियम्स जो हैं यूक्लिड के, वो 7 एक्सियम्स हैं, राइट। वो सारे 7 के 7 एक्सियम्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद में यूक्लिड के पोस्टुलेट्स आते हैं। ये 5 पोस्टुलेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स आज के क्लास का जो मेन चीज है वो है एक्सियम्स जो हैं, 7 एक्सियम्स जो हैं वो हमें याद होने चाहिए, और जो 5 पोस्टुलेट्स हैं वो भी इस क्लास की जो जियोमेट्री है उसके लिए हमें याद होने चाहिए, राइट। तो चलो, बहुत इजी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे उनको, जिससे हमें हमारी लाइफ में हमेशा वो चीज हमेशा ये चीज याद रहे, हम भूले नहीं उस चीज को, बिकॉज बेसिक है। अगर आप लोग बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करोगे तभी तो आगे जाके आपकी जो बिल्डिंग है वो अच्छी होगी, राइट। देखो, तो सबसे पहले आते हैं यूक्लिड्स की डेफिनेशंस। जैसे आज है, ये हमें एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, राइट। और ये हमारा एक प्लेन है जिसको हम सरफेस भी बोलते हैं। तो आज के टाइम पे हमें पॉइंट की डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, वी ऑल नो व्हाट इज द पॉइंट। लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसकी भी डेफिनेशन की हमें जरूरत नहीं है, सरफेस की भी जरूरत नहीं है। बट जब यूक्लिड ने जब एलिमेंट लिखी थी, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि हर चीज की डेफिनेशन, क्योंकि ज्योमेट्री स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट किया था उन्होंने, तो उन्होंने इनकी कुछ डेफिनेशन भी दी थी, पॉइंट की भी इन्होंने डेफिनेशन दी थी। और पॉइंट के लिए इन्होंने लिया था, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट वो होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है, ना इसकी कोई डायमेंशन है, ना इसका कोई पार्ट है। तो पॉइंट के लिए इन्होंने डेफिनेशन दी, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। उसके बाद में आता है लाइन। लाइन के लिए इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो दिया था, ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। मीन्स हमें पता है कि लाइन के अंदर क्या है, सिर्फ लेंथ है। लाइन में क्या है, सिर्फ लेंथ है। इसकी अगर हम ब्रेथ देखें तो है क्या, इसकी ब्रेथ तो है ही नहीं, मीन्स इसकी चौड़ाई तो है ही नहीं, इसकी सिर्फ क्या है, लंबाई है। तो इसीलिए इन्होंने डेफिनेशन क्या दी, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। और जो भी लाइन के जो पॉइंट्स जो एंड होते हैं वो सब क्या है, वो दोनों क्या है, वो दोनों पॉइंट्स हैं। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, लाइन की डेफिनेशन दी। उसके बाद में आता है सरफेस, जिसको हम प्लेन भी बोलेंगे, प्लेन भी बोलते हैं और सरफेस भी बोलते हैं। सरफेस के लिए इन्होंने डेफिनेशन दी कि सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। इस सरफेस वो होता है जिसकी लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, ठीक है। मीन्स ऐसे करके उन्होंने सरफेस की डेफिनेशन दी। तो आप देखोगे सबसे पहले आया पॉइंट। पॉइंट की डायमेंशन भी नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, कोई पार्ट नहीं है इसका। उसके बाद में आता है, अब देखो लाइन, लाइन से क्या बना, सॉरी पॉइंट, पॉइंट से क्या बना, लाइन। क्योंकि अगर एक लाइन है, अगर हम क्या करें, बहुत सारे पॉइंट है, अगर उनको आपस में ऐड करते हैं, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर हम पॉइंट पॉइंट को ऐड करेंगे तो ये ऐड होके क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाती है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आया पॉइंट, पॉइंट के बाद में आया लाइन। और लाइन के लिए बोला कि ये एक लेंथ है विदाउट ब्रेथ, ठीक है, बिना चौड़ाई की लंबाई है, ओके। और इसके जो दो एंड है, दैट एंड इज 2 पॉइंट्स। ये दोनों क्या है, ये दोनों ही पॉइंट्स हैं। उसके बाद में आता है सरफेस, राइट। अब लाइन, पॉइंट से लाइन बनी, लाइन से सरफेस बना। अब सरफेस में देखोगे तो सरफेस में क्या है, इसके चारों तरफ तो लाइन ही है। तो सरफेस के लिए इन्होंने बोला कि सरफेस में हमें लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए, राइट। Surface is that which has length and breadth only. The edges of surface are curve or straight lines. जो surface है, इनकी जो edges हैं, ये वाली जो इसकी edges हैं, ये simple line, एक straight line भी हो सकती हैं और curved line भी हो सकती हैं, right? Straight line भी हो सकती हैं और curved line भी हो सकती हैं। लास्ट में इन्होंने बोला a plane surface is surface which lies evenly with the straight lines on itself, right? तो ये इन्होंने इन तीनों की डेफिनेशन दी, पॉइंट की, लाइन की, सरफेस की। यूक्लिड ने क्या किया, इन तीनों की डेफिनेशन दी, बट जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इन तीनों ही डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इसीलिए आज भी इन तीनों की डेफिनेशन नहीं मानी जाती है,
इनको बाय डिफॉल्ट इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस बाय डिफॉल्ट पता है कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है और सरफेस क्या है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं यूक्लिड्स के एलिमेंट्स। यूक्लिड्स के एलिमेंट में आता है सेकंड जो है यूक्लिड्स की डायमेंशंस। पीछे वाले में हमने पढ़ी डेफिनेशंस, अब हम पढ़ते हैं डायमेंशंस। डायमेंशन क्या होता है, देखो कि डायमेंशन इसने एक स्टेप के थ्रू समझाया है कि अगर आप एक सॉलिड से पॉइंट पे जाते हो, तो क्या होता है वहां पे देखो। तो इन गोइंग 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट we lose one extension also called it dimension। इसका मतलब क्या है, देखो मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ आपको। देखो ये मेरा एक सॉलिड है, राइट, एक ऐसे बोल सकते हैं एक स्लैब है, राइट, एक सॉलिड है, हाँ एक सॉलिड है। इसमें आप देखोगे कि इसके 3 डायमेंशन हैं, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है और इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। मीन्स इसमें कितनी डायमेंशन हो गई, इसमें इसकी हो गई 3 डायमेंशन, राइट। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट 3 डायमेंशन है सॉलिड की। लेकिन सॉलिड से हम किस पे गए, सरफेस पे गए। सॉलिड से सरफेस पे जाएंगे तो सरफेस की कितनी डायमेंशन है, एक तो लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। इसकी हाइट नहीं होती सरफेस की, राइट। अगर सरफेस के लिए आप जो सामने आपका ब्लैक बोर्ड होता है या व्हाइट बोर्ड होता है, स्मार्ट बोर्ड जो होता है, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट बोर्ड देखोगे या सॉरी या ब्लैक बोर्ड देखोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगी और ब्रेड्थ मिलेगी, हाइट तो नहीं मिलेगी, राइट, उसमें हाइट तो नहीं मिलेगी। तो वही मतलब उसके बाद में जब आप सॉलिड से सरफेस पे आते हो तो एक डायमेंशन आपकी कम हो गई। यहाँ पे थी 3 डायमेंशन, यहाँ पे हो गई आपकी 2 डायमेंशन। उसके बाद में सरफेस से जब आप लाइन पे आते हो, राइट, सरफेस से लाइन पे आते हो तो यहाँ पे लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज लेंथ। हमें क्या, सिर्फ लेंथ चाहिए लाइन को बताने के लिए। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन थी, यहाँ पे 2 डायमेंशन है और यहाँ पे 1 डायमेंशन है। और फिर लाइन से जब आप पॉइंट पे आते हो तो अगर आप पॉइंट के देखो तो पॉइंट की डायमेंशन क्या होती है, 0 डायमेंशन होता है। इसकी ना लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है और ना हाइट होती है, राइट। तो इसने वही बोला है। देखो अब देखो ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, अब इसको देखो, इन गोइंग 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स, ठीक है, वी लूजेस 1 एक्सटेंशन। यहाँ पे 3 एक्सटेंशन थे, उसमें से अभी 2 ही बच गए हैं, 2 से 1 एक्सटेंशन बच गया और 1 से 0 पे आ गया। तो we lose 1 extension and also call the dimension। यहाँ पे 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 0 डायमेंशन। तो ये थी ये यूक्लिड की डायमेंशंस कहा जाता है इनको। नीचे मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा है, दो यूक्लिड डिफाइंड ए पॉइंट, लाइन एंड ए प्लेन, the definitions are not accepted by the mathematicians, therefore these terms are now taken as undefined। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमने इसके जो डेफिनेशन बताई थी पॉइंट की, लाइन की और प्लेन की, वो अभी क्या है, अनडिफाइंड है, क्योंकि जो डेफिनेशन यूक्लिड ने दी थी वो मैथमेटिशियन ने एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, अब इनके ये आते हैं, इनके जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हम एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सियम्स क्या होते हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो एक्सियम्स जो होते हैं जिनको हम सिद्धांत भी बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो एक्सियम्स हैं वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और वो एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जियोमेट्री से रिलेटेड है, वो सिर्फ जियोमेट्री के लिए एक्सेप्ट किया गया है, नहीं, वो सिर्फ उसी के लिए नहीं है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे देखो एक्सियम्स आर जनरल ट्रूथ्स एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, दे आर एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। ओके, नेक्स्ट है दे आर बेसिक अजम्पशंस, वो बहुत ही बेसिक अजम्पशंस हैं विच आर यूनिवर्सली ट्रू।
इसके जो assumptions हैं वो बहुत बेसिक हैं और वो यूनिवर्सली ट्रू हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एंड कैन बी अप्लाइड इन ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड इवन आउटसाइड मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि इनके जो assumptions हैं वो सिर्फ आप मैथमेटिक्स में ही काम में ले सकते हो या फिर सिर्फ आप मैथमेटिक्स में भी सिर्फ जियोमेट्री में काम में ले सकते हो, नहीं, वो आप आउट ऑफ मैथमेटिक्स भी जाके आप उसको ले सकते हो, उसको काम में ले सकते हो आप, राइट। जैसे एग्जाम्पल्स बताया इन्होंने, देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ऑब्वियस है। होल क्या हो गया, मान लो आपका एक स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर मतलब एक पूरा का पूरा स्क्वायर है। अगर मैं इसका सिर्फ ये वाला पार्ट लूं, कौन सा वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है मैंने इसको यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, इसमें से कौन सा ग्रेटर है, आप सभी को पता है कि ये, दिस इज द ग्रेटर, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रू है, इसको कुछ भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो बस वही तो एक्सियम्स होते हैं, वही तो एक्सियम्स होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रू है, उनको किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है, और वो सभी ब्रांचेस में, इवन आउट ऑफ मैथमेटिक्स भी उनको हम यूज में ले सकते हैं। तो वही है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल मीन्स पूरा का पूरा, ग्रेटर देन द पार्ट, उसके पार्ट से हमेशा ही बड़ा होगा होल। तो सेकंड क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई दो चीज है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो एक्सियम्स है, जो हम यूक्लिड के एक्सियम्स पढ़ेंगे, उसमें एक एक्सियम्स ये भी है जिसको हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि ये आपका यूनिवर्सल ट्रू है, उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब बताओ, इसको किसी के प्रूफ की जरूरत है, आपको पता चल रहा है, राइट। तो ये होते हैं हमारे एक्सियम्स। अब बाद में आते हैं पोस्टुलेट्स। देखो, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स ऐसा होता है कि उनको भी एक्सेप्ट किया गया है विदाउट एनी प्रूफ, उनके लिए भी प्रूफ नहीं लिया गया है, उनको भी विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन दे आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ब्रांच, वो सिर्फ जियोमेट्री के लिए है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ मैथमेटिक्स भी हम उसको यूज कर सकते हैं, नहीं, वो एक स्पेसिफिक ब्रांच के लिए ही उनको बनाया गया है। दैट आर द पोस्टुलेट्स, उनको हम पोस्टुलेट्स बोलेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो, postulates are specific assumptions related to the particular branch of the mathematics। ये एक स्पेसिफिक assumption है। जो axioms थे वो तो क्या थे, वो तो एक बेसिक assumptions थी जो यूनिवर्सली ट्रू थे। यहाँ पे जो है assumptions हैं वो स्पेसिफिक assumptions हैं, और दे आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड दैट ब्रांच इज जियोमेट्री, राइट। उसके बाद में they are also accepted without proof but are limited in scope। ये जो पोस्टुलेट हैं उनके लिए भी किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, उनको भी वैसे ही विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन उनका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ जियोमेट्री के लिए है, राइट। उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने यूक्लिड की जियोमेट्री का, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है पोस्टुलेट का। पहला क्या बोला है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है, यही बोला ना इसने, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट हो गया, और ये सिर्फ जो पोस्टुलेट्स हैं वो सिर्फ जियोमेट्री से के लिए रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है, राइट। अब हम और पढ़ते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। अभी एक बार इनको शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो, एक्सियम्स का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल, अप्लाई एवरीवेयर। पोस्टुलेट्स का मतलब है कि जियोमेट्री स्पेसिफिक ट्रूथ, ठीक है। एजम्पशंस लिमिटेड टू ए फील्ड, जो इसके एजम्पशंस हैं वो एक फील्ड जियोमेट्री के लिए ही लिमिटेड हैं, आप उसको एवरीवेयर अप्लाई नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। देखो, यहाँ पे जो इनके एक्सियम्स हैं और जो इनके पोस्टुलेट्स हैं, मैंने वैसे अगर हम इनको रीड करते हैं तो बहुत एक छोटा सा सेंटेंस है, हमें पढ़ लेते हैं और लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को
विद पिक्चर और विद कॉन्सेप्ट में आपको समझा सकूं कि ये एक्सियोम्स कैसे ये एक्सियोम, जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, क्योंकि अपनी मेमोरी ऐसी है कि जो हम पिक्चर फॉर्म में देखते हैं उसको हम जल्दी कैच कर लेते हैं एज कंपेयर टू उस रिटर्न में हो, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो पहला एक्सियम्स आता है, सबसे पहला एक्सियम्स आता है कि थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि जो हमारा केमल है वो अगर इक्वल है एक कार के, आप वेट में मान सकते हो किसी भी चीज में, अगर एक कैमल इक्वल है कार के और दूसरी तरफ क्या है एक एलिफेंट है, वो भी इक्वल है कार के, अगर ये दोनों ही कार के इक्वल हैं तो ये दोनों भी तो इक्वल हो गए, कैमल और एलिफेंट भी तो इक्वल हो जाएंगे, राइट। वैसे ही मैंने यहाँ पे मैथ्स में भी समझाने की कोशिश की है। एग्जाम्पल लिया मैंने कि अगर a इक्वल टू बी, अगर a b के बराबर है, दूसरा दिया हुआ है कि c है वो भी b के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, a b के बराबर है और c है वो भी b के बराबर है, तो a और c भी तो आपस में बराबर होंगे, देन a इज इक्वल टू c। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये चीज आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जियोमेट्री में अप्लाई करोगे यार आप इसको, राइट। तो वही बोला, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एक्सियम सेकंड। क्या है एक्सियम सेकंड है हमारा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल्स। ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया, बट अगर पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं उसके बाद में दोबारा इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो और बेटर तरीके से हमें समझ में आएगा। देखो, इफ टू थिंग्स आर इक्वल, अगर कोई दो चीजें हैं, अगर वो दोनों ही इक्वल हैं, एंड वी ऐड इक्वल क्वांटिटी टू देम, और दो चीजें हैं दोनों इक्वल हैं और उन दोनों इक्वल में हमने क्या किया, कोई क्वांटिटी ऐड कर दी जो कि वो भी इक्वल है, ठीक है, वी एडेड इक्वल क्वांटिटीज टू देम, देन रिजल्ट मीन्स होल विल ऑल्सो बी इक्वल। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको कुछ मैथमेटिकली मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अगर a इक्वल टू बी है, दूसरा क्या है c इक्वल टू डी है, a b के इक्वल है और c d के इक्वल है, तो अगर हमारा ये आ गया a इक्वल टू b, ठीक है, इधर दूसरा ये है कि c इक्वल टू d, अब मुझे क्या करना है, मैं इनको ऐड करना चाहती हूँ इसमें, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, मैं लिखूं a प्लस सी इक्वल टू b प्लस डी, b प्लस डी, ऐसा लिख सकती हूँ मैं, या फिर ऐसा भी लिख सकती हूँ कि a प्लस डी इज इक्वल टू b प्लस सी, क्योंकि हमारे मैथ्स में यही तो है, हमारे मैथ्स में यही तो है कि अगर हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दो साइड हैं, ठीक है, ये x है और ये इधर y है, अगर x इज इक्वल टू y है तो जो रिजल्ट है वो एज इट इज रहेगा, अगर अगर जो चीज हमने इधर ऐड की है वही अगर हम इधर ऐड करेंगे, ठीक है, अगर कोई चीज इसमें सब्ट्रैक्ट की है तो वही हम इधर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई की है तो इधर भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बट वो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए ना, राइट। जैसे मैंने अगर इधर +2 किया है तो इधर भी मेरा +2 होना चाहिए, वही तो होगा, यहाँ पे भी वही चीज है, सी और डी दोनों बराबर हैं, सी और डी दोनों बराबर हैं, तो अगर मैं इधर डी ऐड कर रही हूं तो मैं इधर सी ऐड कर सकती हूँ, सेम चीज होगी, वो सेम चीज होगी, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं ए के अंदर डी ऐड कर दूं और बी के अंदर सी ऐड कर दूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन, और फिर हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। if two things are equal and we add equal quantities to them, और अगर हमने कोई दो चीज इक्वल है और अगर हमें कोई इक्वल क्वांटिटी अगर हम इसमें ऐड करते हैं, देन द रिजल्ट विल ऑल्सो बी इक्वल, तो जो रिजल्ट है वो भी हमारा इक्वल होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स होल्स आर इक्वल्स। समझ में आया? आई थिंक अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ओके, अब आता है एक्सियम थर्ड। एक्सियम थर्ड क्या है?
थर्ड बोलता है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, वहां पे हमने क्या किया था, ऐड किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए बोल रहा है, सेम ही है, एक्सियम्स 2 and 3 बोथ आर सेम, both are same. If equals are subtracted from equals, remainders are equal. वहां पे रिमाइंडर की जगह, सब्ट्रैक्ट की जगह क्या था, एडिशन किया हुआ था हमने, ठीक है। इफ वी हैव, तो इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, इफ वी हैव टू इक्वल क्वांटिटीज, अगर कोई हमारे पास दो इक्वल क्वांटिटीज हैं एंड सब्ट्रैक्ट द सेम क्वांटिटी फ्रॉम बोथ, अगर हम क्या करेंगे, जो हमारा सी है, यहाँ पे सिर्फ हमने एक सी ले लिया, आप चाहो तो C इज इक्वल टू डी ले सकते हो, और आपको ऐसे भी कर सकते हो कि A इज इक्वल टू बी है और कोई दूसरी क्वांटिटी है जैसे C इज इक्वल टू D, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ A माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस डी, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। या फिर मैं बोलूँ कि एक कोई ऐसी क्वांटिटी ले ली, सिर्फ C ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, C दोनों में से माइनस कर दिया, A में से भी C माइनस कर दिया और B में भी C माइनस कर दिया, उसके बाद में जो इनका रिजल्ट होगा वो भी तो इक्वल ही होगा, वही तो बोल रहा है। इफ वी हैव टू इक्वल क्वांटिटीज एंड सब्ट्रैक्ट द सेम क्वांटिटी फ्रॉम बोथ, द रिजल्ट विल आल्सो बी इक्वल, सेम चीज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सियम्स 4। एक्सियम्स 4 क्या बोलता है, ये कहता है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद द वन अनदर आर इक्वल, अगर कोई दो चीजें हैं जो एक दूसरे पे कोइंसाइड करती हैं, जो कोइंसाइड है विद वन अनदर आर इक्वल, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिल्कुल सही बात है। देखो इसका मीनिंग समझाती हूँ मैं आपको। इफ टू ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली कवर ईच अदर, मैंने कहा कि ये सर्किल है, ये है मेरा सर्किल ए, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा सर्किल मैंने बनाया बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जब B को मैंने इसके ऊपर रखा, B को मैंने सर्किल A के ऊपर रखा, तो वो कुछ इस टाइप से आया। मैं एक बार कलर चेंज लेती हूँ इसका, जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे अगर इसके ऊपर रखा मैंने और वो इस टाइप से आया, सेम जैसा A है सेम हमारा क्या आया, B आ गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। इफ टू ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली कवर ईच अदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड करना। देन दे आर कंसिडर्ड इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, अगर ऐसा है कोई दो ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहे हैं तो सभी रेस्पेक्ट में हम ऐसा मानेंगे कि वो इक्वल हैं, शेप में या साइज में, ठीक है। कोइंसाइड मीन्स व्हेन यू प्लेस वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर, दे मैच परफेक्टली विदाउट एनी गैप और ओवरलैपिंग, राइट। उसके बाद में एक मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल तो आप लोगों के सामने यही लिया है सर्किट वाला, वैसे ही आप दूसरा एग्जांपल किसी लाइन सेगमेंट का भी ले सकते हो। जैसे मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, दूसरी मेरी लाइन है सी एंड डी, दूसरी मेरी है लाइन सी एंड डी, उसकी भी सेम लेंथ है सी और डी। जब मैंने लाइन सेगमेंट सी डी को ए बी के ऊपर रखा तो वो कुछ इस टाइप से आई, एग्जैक्टली उसको कवर किया उसने, ठीक है, एग्जैक्टली उसको कवर किया, जैसा ए बी है वैसा का वैसा सी डी है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, इफ वी प्लेस ए बी ओवर सी डी एंड दे मैच एग्जैक्टली, देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सर्किल ए इज इक्वल टू सर्किल बी बोलेंगे उसको, फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे तो वो एक दूसरे के इक्वल है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सियम से। नाउ फिफ्थ एक्सियम्स क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जो पार्ट है, देखो पार्ट आप किसको बोलोगे, अगर मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये लाइन है, आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर का, राइट।
आपने क्या किया, आपने इसका इतना सा पार्ट ले लिया, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, जिसकी लेंथ है आपकी 1.5 सेंटीमीटर, ये एक पार्ट आपने ले लिया। ये था हमारा लाइन सेगमेंट ए बी, आपने पार्ट ले लिया ए से सी तक। तो ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, बिकॉज ए बी हमारा क्या है, ए बी है वो 10 सेंटीमीटर है और ए सी है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो जो पार्ट है वो तो हमेशा ही लेस देन होल होगा, और अगर आप इसका अपोजिट बोलो तो क्या होगा, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, राइट। तो एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं, यहाँ पे देखो मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स देन द होल ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी लार्जर देन एनी ऑफ इट्स पार्ट, इंडिविजुअल पार्ट्स। पार्ट का मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शन और पोर्शन ऑफ द होल। ओके, जैसे मैंने जो दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक लाइन सेगमेंट का जो एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है वो भी बताया है, दूसरा एक सर्किल का बताया है। अगर मान लो आप लोगों के पास कोई पिज्जा है जो कि एक सर्किल की शेप में रहता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसकी एक स्लाइस, ये वाला जो पोर्शन है वो कट कर दिया, राइट। अगर उसको कट कर दिया है यहां से यहां तक, ये वाला, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, जैसे अगर ये सर्किल है तो सर्किल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, अगर मैं इसके पार्ट को ऐसे ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, सर्किल हमेशा ही बड़ा होगा इसके पार्ट से, राइट, इसके फ्रैक्शन से तो हमेशा ही बड़ा होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सियम पे। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा things double the same things are equal, the things double of the same things are equal। अगर कोई, देखो मैंने यहाँ पे सिंपल सा आपको एग्जांपल से यहाँ पे ये जो एक डायग्राम है उससे एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया है कि मान लो आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, मान लो आपके पास कोई दो ट्राइंगल हैं, एक ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है, दूसरा ये वाला ट्राइंगल है आपके पास। ओके, जस्ट वेट फॉर मी। एक ये वाला ट्राइंगल है, दूसरा ये वाला ट्राइंगल है। अगर दोनों ही ट्राइंगल बराबर हैं तो इनका जो डबल होगा वो भी तो बराबर होगा। अगर ए के बराबर है, या फिर आप बोलो a इज इक्वल टू बी, तो 2a इज इक्वल टू भी तो 2b होगा, राइट। अगर मैं फिर इनका डबल करूं या फिर हाफ करूं, दोनों ही चीजें इक्वल होंगी। वही चीज मैंने जो हमारा एक्सियम 6 है वो डबल के लिए बोलेगा कि थिंग्स डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। जो नेक्स्ट एक्सियम है वो इसके हाफ के लिए बोलेगा कि अगर हमने उसका हाफ कर दिया है, देखो, थिंग्स हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। डेफिनेटली, जैसे कोई सर्किल है, अगर दोनों सर्किल इक्वल है तो अगर मैं सर्किल का हाफ कर देती हूँ तो दोनों के जो हाफ है वो भी तो इक्वल होंगे। इफ a इज इक्वल टू a देन a/2 इज ऑल्सो इक्वल टू a/2। ओके, तो दैट इज द एक्सियम 7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, बस तो हमारे एग्जाम्स कितने थे, 7 एग्जाम्स थे जो हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं, और एक बार सबको एक साथ देख लेते हैं। और आप लोगों को 7 के 7 एज इट इज याद होने चाहिए, इनके जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज आप लोगों को याद होने चाहिए। सबसे पहला एग्जाम्स था हमारा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। If equals are added to equals, the wholes are equal. If equals are subtracted from equals, the remainders are equals. Things which coincide with one another are equal to one another. ठीक है, the whole is greater than the part. Things which are double of the same things are equal to one another. And last are things which are half of the same things are equal to one another. ये हमने साथ के साथ तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं, और अब आप लोग एक साथ इनको याद भी कर लेना। ओके, अब आते हैं हमारे पोस्टुलेट्स। ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम 5 पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या आता है आपका? पहला आता है ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अगर देखो कोई भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, अगर आप देखोगे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी? कोई भी दो पॉइंट है उन्हीं से तो पास होगी, वो उन्हीं से तो पास हो रही है। ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अगर हमें इसको ड्रॉ करना है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर हम उसको ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जैसे एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने बी। मैंने देखा कि जो पॉइंट ए है उसमें से मेरे पास बहुत सारी लाइन इसमें से पास हो रही है। दूसरा मेरा पॉइंट बी है, क्योंकि आपको पता है कि एक पॉइंट के अंदर से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं, राइट? वैसे ही ए है, इससे भी बहुत सारी लाइन पास हो रही है। पॉइंट बी है, इससे भी बहुत सारी लाइन पास हो रही है। लेकिन एक लाइन जो यहां से पास हुई और वो आगे चल के इस पॉइंट बी से भी पास हुई, ठीक है? जो ये वाली लाइन है ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुई और पॉइंट बी से भी पास हो गई, ठीक है? तो वही इसने बोला है ए स्ट्रेट लाइन, जो कि एक जो आप देखोगे ये क्या है? स्ट्रेट है। ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ओके, अब हमारा आता है नेक्स्ट पोस्टुलेट 2। वो क्या बोलता है? देखो, एट टर्मिनेटेड, ये देखो हमारी टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटेड लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। टर्मिनेटेड लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो एट टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। यस, ये हमारी जो टर्मिनेटेड लाइन है, जो इसको हम लाइन सेगमेंट है, उसको अगर हम चाहें तो आगे भी इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, आगे इनफाइनाइट की तरफ इनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा पोस्टुलेट 2। नेक्स्ट आता है पोस्टुलेट 3। पोस्टुलेट 3 क्या बोलता है? A circle can be drawn with any center or any radius। अगर हमें कोई सर्किल है वो ड्रॉ करना है, तो कहीं कोई भी सेंटर का और कोई भी रेडियस का हम कहीं पे भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ किया जिसका रेडियस ये था और सर्किल और जो सेंटर है वो ये है, तो मैंने यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर दिया। इस रेडियस का मैंने ये वाला सर्किल ड्रॉ कर दिया, इस रेडियस का मैंने यहाँ पे कर दिया। और मैंने चाहा तो मैंने क्या किया? मैंने सेंटर इसको लिया और इस रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया, फिर इस रेडियस का एक सेंटर ड्रॉ किया, वो सर्किल ड्रॉ किया, फिर इस रेडियस का तीसरा सर्किल ड्रॉ किया। तो सिंपल सी चीज है, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। यस, तो जो पोस्टुलेट्स आप देखोगे तो वो क्या है? वो आपके जियोमेट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है? वो स्पेसिफिक है जियोमेट्री के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑल राइट एंगल। देखो, राइट एंगल का मीन्स आपको समझ में आता होगा। देखो, अगर आपका कोई भी ट्राइंगल है, राइट एंगल मीन्स ज्यादा नहीं, हम बस इतना समझो, राइट एंगल का मीन्स क्या होता है? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, आप सभी को पता है। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखो, जैसे अगर हमारे पास ट्राइंगल ये वाला है, यहाँ पे राइट एंगल कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, यही तो हुआ राइट एंगल। अगर हमारा ट्राइंगल ऐसे है तो राइट एंगल कौन सा हुआ? ये हुआ। अगर हमारा ट्राइंगल ये वाला तो राइट एंगल कौन सा हुआ? ये वाला। राइट एंगल कोई सा भी हो जाए, लेकिन राइट एंगल की वैल्यू तो क्या रहेगी? 90 डिग्री ही रहेगी। तो वही बोला इसने, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पे मान लो ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ये है एस टी यू। तो अगर आप देखोगे तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल कौन सा है? एस टी टी। ये तीनों के तीनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही क्या है? राइट एंगल है, राइट? तो ये था हमारा पोस्टुलेट 4। अब हम चलते हैं लास्ट पोस्टुलेट पे, पोस्टुलेट 5। वो क्या बोलता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? इसमें देखो इसने क्या बोला है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस। देखो, अगर मान लो आपकी कोई दो लाइन है, एक तो ए बी लाइन है और दूसरी आपकी सी डी लाइन है,
दो लाइन है, और उन दोनों को एक तीसरी लाइन है जो है हमारी PQ, जो है हमारी PQ। वो क्या करती है, PQ जो लाइन है वो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है, काटती है इनको। If a line intersect two lines and sum of the interior angles, अगर इन दो लाइन को इस PQ लाइन ने इंटरसेक्ट किया तो इनके जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इंटीरियर एंगल होंगे। एंड सम ऑफ द इंटीरियर एंगल मीन्स, ये सम की बात कर रहा है, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। अगर वो जो इंटीरियर एंगल है उन दोनों का जो सम है अगर वो लेस देन 180 डिग्री आ रहा है तो द लाइंस मीट ऑन दैट साइड। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इस साइड में जो इनका एंगल है, इंटीरियर एंगल है, अगर वो लेस देन 180 है तो डेफिनेटली ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे मिलेंगी, ये दोनों लाइनें आगे कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है, ये है हमारा पोस्टुलेट 5। अब देखो, जैसे दो लाइन है, एक AB लाइन है, दूसरी CD लाइन है, तीसरी लाइन है हमारी कौन सी, PQ। PQ ने क्या किया, AB और CD को इंटरसेक्ट किया। तो अगर हमने ये वाले एंगल कंसीडर किए, एंगल तो ये भी तो हैं, एंगल 3 और एंगल 4 ये भी तो हैं, लेकिन आप देखोगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 डिग्री होगा। तो इन दोनों का सम ग्रेटर देन 1 डिग्री है, 180 डिग्री है। इसका मतलब है, ये कंफर्म कर रहा है कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये इधर इस साइड में कभी नहीं मिलने वाली हैं। ये दोनों लाइनें किस साइड में मिलेंगी, जिस साइड में दोनों ही इंटीरियर एंगल का जो सम है अगर वो लेस देन 180 जिस साइड होगा, जो ये लाइन है, ये वाली लाइन है, इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड में हो गया, लेफ्ट साइड में, जिस साइड में इंटीरियर एंगल का एडिशन लेस देन 180 डिग्री होगा, ये दोनों की दोनों लाइनें उसी डायरेक्शन में मिलेंगी, उसी साइड में मिलेंगी। जैसे हमें पता चल रहा है जो PQ है, PQ वाली लाइन के दो साइड हैं, एक ये राइट साइड हो गया और एक ये लेफ्ट साइड हो गया। अगर राइट साइड के जो इंटीरियर एंगल हैं, एंगल 3 और एंगल 4, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, सॉरी लेस देन 180 नहीं, सॉरी ये क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। ये क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों का जो एडिशन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। और अगर हम 1 और 2 का सम लेते हैं तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा लेस देन 180 डिग्री। तो ये चीज पोस्टुलेट 5 जो है ये कंफर्म करते हैं इस चीज को कि ये जो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें कहीं, यहाँ पे हमें नहीं पता है कि ये दोनों मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मिल नहीं रही हैं, लेकिन ये पक्का है, ये श्योर है कि ये दोनों लाइनें आगे जाके कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में, इस लाइन के लेफ्ट साइड में ही जाके मिलेंगी। इस लाइन के राइट साइड में ये दोनों लाइनें कभी नहीं मिलने वाली हैं। ओके, तो ये बोलता है पोस्टुलेट 5। अब देखो ये क्या बोल रहा है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, राइट, इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जस्ट, जिन बच्चों को ये नहीं पता होगी इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन भी डाल दी है। को इंटीरियर एंगल जिनको हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, राइट। दूसरा है व्हेन ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ये वाली जो लाइन है इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। ट्रांसवर्सल कौन सी होती है, ए लाइन कटिंग टू अदर लाइन्स। अगर एक लाइन दो लाइन को कट कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉसेस टू लाइन्स, द एंगल दैट लाई इनसाइड द टू लाइन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, एग्जाम्पल दिया है मैंने कि अगर एंगल 1 और 2 है, अगर वो लेस देन 180 है तो ये जब जाके ना एंगल 1 एंड एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री एंड हेंस लाइन AB एंड CD, लाइन AB एंड CD विल इवेंचुअली इंटरसेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ PQ। जो PQ है इसके लेफ्ट साइड में कहीं पे जाके वो मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है,
अब हम चलते हैं, तो देखो पोस्टुलेट्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो एक बार पांचों पोस्टुलेट्स को हम साथ में देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो पहला पोस्टुलेट क्या था हमारा, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यस। सेकंड पोस्टुलेट है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। थर्ड पोस्टुलेट है ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस, यस। नेक्स्ट आता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यस। फिफ्थ आता है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, तो द लाइंस मीट ऑन दैट साइड, ओके। तो मुझे लगता है कि काफी बच्चों को तो पोस्टुलेट्स अभी याद ही हो गए होंगे, क्योंकि इजी भी हैं और हमने अच्छे से उसको समझा भी है। तो आई होप कि आप लोगों को याद हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तब भी आपको याद कर लेना, पांचों पोस्टुलेट्स आपको एक साथ याद होने चाहिए, ओके। आप देखो, अब आता है आपका, ये थी हमारी थ्योरी, ये थी हमारी जो यूक्लिड है, यूक्लिड की जो एलिमेंट्स हैं उनमें हमने कुछ डेफिनेशंस देखी हैं, कुछ डायमेंशन देखी हैं, कुछ एक्सियम्स देखे हैं, कुछ पोस्टुलेट्स देखे हैं, वो सभी हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। अभी जो हमारे इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं, अभी एग्जाम्पल्स इस वाले लेक्चर में कर लेते हैं, और जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अदरवाइज क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ओके। तो ये देखते देखो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट क्या बोलता है, इफ ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, यस, एक लाइन है उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, एंड बी लाई बिटवीन ए एंड सी, और जो बी है वो ए और सी के बीच में कहीं पे आता है, ठीक है, बिटवीन ए एंड सी, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ऐसा प्रूव करो कि ऐसा होगा, यस होगा। यहाँ पे कैसे क्या होगा, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ए बी है, ए बी कौन सा होगा, जो ये वाला है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये क्या हो जाएगी, ए बी, तो ए बी प्लस बी सी, बी सी कौन सी होगी, यहां से लेके ये वाला लाइन सेगमेंट, ए बी प्लस जो बी सी है, ठीक है। तो दो लाइन सेगमेंट तो ये हो गए, एक तो ए बी हो गया और एक बी सी हो गया, और एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया, एक ये हो गया। अगर हम ये माने कि यहां से स्टार्ट हुए और यहां पे पहुंच गए, कौन सा, ए सी, दूसरा लाइन है लाइन सेगमेंट है आपका ए सी, ठीक है। एक तो दो दो लाइन सेगमेंट ये हो गए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। दूसरा एक लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया, ए से लेके सी तक पूरा का पूरा। और हमारा जो एक्सियम 4 है वो क्या बोलता है, एक्सियम 4 ने कहा कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल। अगर कोई दो चीजें हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो एक दूसरे पे कोइंसाइड होते हैं तो वो दोनों इक्वल है। और हमने देखा कि ए बी प्लस बी सी जो है, ए बी प्लस बी सी जो है वो कोइंसाइड कर रहा है किसको, ए सी को। अगर मैं ये हमारा ए सी है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए सी, अगर मैं इसको यहां से उठा के अगर मैं इसके ऊपर यहां पे रख देती हूँ तो ये इसको कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा अच्छे से, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इस एक्सियम से हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज कोइंसाइडिंग विद ए सी, दैट्स वाई ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है ये, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। देखो सबसे पहले ये आता है कि इक्विलैटरल होता क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल आप सभी को पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, जैसे ये जिसकी जो तीनों साइड है, तीनों साइड क्या हो, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो, ए बी सी। तो अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, अगर तीनों ही साइड उसकी इक्वल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ओके। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो
कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं कि हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, ये वाला कौन सा लाइन सेगमेंट लिया, हमने लाइन सेगमेंट लिया ए सी, ले लिया ए सी, एक लाइन सेगमेंट लिया। अब हमने क्या किया, एक सर्किल बनाएंगे जिसका हम क्या करेंगे, सेंटर तो रखेंगे ए, सेंटर तो क्या होगा ए, और रेडियस क्या होगी ए सी, रेडियस होगी उसकी, देखो सेंटर होगा ए और रेडियस होगी उसकी ए सी। और अगर हमने वो लिया तो वो कहां पे, यहां पे कहीं पे, एक काम करती हूँ मैं, मेरे हाथ जितना ही सेगमेंट ले लेती हूँ, राइट, ओके, मैं सिर्फ इतना ही सेगमेंट ले लेती हूँ, राइट, ये ए है और ये सी है, राइट। तो अब हमने क्या किया, ए को सेंटर माना और ये हमारा रेडियस लिया और उसका मैंने कहीं पे यहाँ पे चाप लगा दिया। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने सेंटर तो माना सी को, सेंटर लिया सी को और रेडियस ले लिया ए सी को। हम सर्किल तो कहीं पे भी बना सकते हैं ना, फिर मैंने क्या किया, ये वाला इसको कर्व बना लिया, ओके। अब ये जो पॉइंट है, इन दोनों को जहां पे ये पॉइंट काट रहा है, उस पॉइंट से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूं ए के लिए, तो ये लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया ए के लिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का भी मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देती हूँ, ये कर दिया मैंने यहां से लेके यहां तक, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, राइट, ये क्या हो गया पॉइंट बी। तो अब आप देखोगे, अब आपने क्या देखा, देखो ये AC है, ओके AC है, दूसरा जो AC है, अब ये क्या होगा, ये हमारा है AB, ये क्या है AB किसके इक्वल है, AB तो AC के इक्वल है ना, क्योंकि मैंने इसी को तो रेडियस लिया था, जब ये चाप लगाया था मैंने, जब ये किया था तो मैंने क्या किया था कि AC को ही तो मैंने रेडियस माना था, तो ये क्या हो जाएगा, AB जो है, AB किसके बराबर हुआ, AB बराबर हो गया AC के, जो AB है वो किसके बराबर हो गया, AC के। दूसरा मैंने यहां से लगाया था तो ये क्या हुआ था, BC, BC जो है वो किसके इक्वल हो गया, वो भी AC के हो गया, क्योंकि वो भी तो क्या है, जो हमने सर्किल बनाया उसी की रेडियस है। BC क्या है, जो हमने सर्किल बनाया उसी सर्किल की तो रेडियस है, राइट। तो ये भी किसके हो गया, AC के इक्वल हो गया। जब AB AC के इक्वल है और AB AC के इक्वल है और BC AC के इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगी, AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू BC हो जाएगी, और AC तो ऑलरेडी इक्वल है तो इक्वल्स टू AC, ठीक है। तो वही तो हमने प्रूव कर दिया, प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन। अगर कोई भी हमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उस लाइन सेगमेंट से हमने क्या किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल को बना लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट एक थ्योरम दी हुई है जिसको 5.1 से आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, तो इसको हमें कुछ प्रूव नहीं करना है, बस इस थ्योरम को हमें थोड़ा सा समझना है, अंडरस्टैंड करना है उसको। थ्योरम क्या बोलती है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ओके। अगर कोई दो अलग अलग लाइन है तो उनका एक से ज्यादा कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यस। कैसे, अगर मान लो एक लाइन है, ये देखो हमारे पास जैसे लाइन होती है ना, ड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये थ्योरी पढ़ा देती हूँ। जो लाइन होती है ना, अगर दो लाइन का हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं, दो लाइन का अगर हम कभी भी कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन आते हैं। कौन कौन से, पहला आता है इफ टू लाइन्स शेयर टू पॉइंट्स दे आर द सेम लाइन्स, इसको छोड़ो। क्या आता है ऑप्शन, इफ दे आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट पैरेलल। देखो दो लाइन है तो हो सकता है कि वो जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो, अगर एक लाइन है मेरी ए बी, ये है ए बी, और दूसरी है मेरे पास सी और डी। अगर ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे डिस्टेंस डी है
तो आप राइट साइड में कहीं पे भी चले जाओ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी, डी रहेगी। लेफ्ट में भी कहीं पे भी चला जाओ आप आगे की साइड में, यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, डी रहेगी। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ दे आर डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल वाली, इफ दे आर पैरेलल दे शेयर नो पॉइंट। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, कभी वो एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो इसीलिए पैरेलल लाइन के बीच में कभी कोई कॉमन पॉइंट, कभी कोई शेयरिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो थर्ड वाला आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इफ दे आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट पैरेलल, वो दोनों अलग हैं। अगर दूसरा केस, ये हमने थर्ड वाला केस लिया, अब हम ले रहे हैं सेकंड वाला केस, कि वो दोनों अलग हैं, दो लाइन है, दोनों अलग हैं, लेकिन वो पैरेलल भी नहीं है। इफ दे आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट पैरेलल, लेकिन वो पैरेलल नहीं है, वो कैसी हैं, मान लो कुछ ऐसी हो, कुछ ऐसी हो, पैरेलल नहीं है वो, कुछ ऐसी हो, ठीक है, एंड नॉट पैरेलल, दे मीट इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो पक्का है कि ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं जाके एक पॉइंट पे मिलेंगी, दो पॉइंट पे नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे मिलेंगी। वो कैसे पता, वो हमने थोड़ी देर पहले जो यूक्लिड था, फिफ्थ यूक्लिड का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो हमने पढ़ा। फिफ्थ पोस्टुलेट ने क्या बोला था कि अगर कोई दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइन को अगर कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और फिर उनके जो इंटीरियर जो एंगल है, ये वाले एंगल हैं, हम ये वाले एंगल देखते हैं, जैसे ये था 1 और ये है एंगल 2, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो ये एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल इस जो इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन के जिस साइड में लेस देन 180 होंगे, ये दोनों जो लाइन है ये उसी डायरेक्शन में जाके मिलेंगी। और हमें देखने को मिल रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, तो हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो हमारा क्या है, लेस देन 180 है, पता भी चल रहा है इसे। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 180 है। तो ये जो दोनों लाइनें हैं वो कहाँ पे मिलेंगी, ये मिलेंगी वो किस साइड में मिलेंगी, वो इस साइड में, ये जो इंटरसेक्ट वाली लाइन है इसके लेफ्ट साइड में मिलेंगी, क्योंकि जो लेफ्ट साइड का जो इंटीरियर एंगल है वही लेस देन 180 है, इसीलिए दोनों लाइनें कहाँ पे जाके मिलेंगी, लेफ्ट साइड में मिलेंगी किसी एक पॉइंट के ऊपर। ओके, तो वो जो पॉइंट है वो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में ये कभी नहीं मिलनी है। राइट साइड में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो इसीलिए सेकंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इफ दे आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट पैरेलल देन दे मीट इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। और अगर वो पूछे कि वन पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में होगा तो आप दोनों को देख के डायरेक्शन भी बता सकते हो। ओके, अब आता है फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ टू लाइन शेयर 2 पॉइंट्स। अगर कोई भी दो लाइन है और अगर वो क्या कर रही है, जैसे एक लाइन ये है ए बी, दो लाइनें हैं, इफ टू लाइन शेयर 2 पॉइंट्स दे आर द सेम लाइन कोइंसाइड। दो लाइनें 2 पॉइंट एक दूसरे के साथ शेयर तभी कर सकती हैं जब वो दोनों लाइनें सेम हो, राइट। क्योंकि देखो लाइनें क्या होंगी, या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जब वो पैरेलल होंगे तो एक भी पॉइंट शेयर नहीं करेंगे, कुछ भी पॉइंट उनके बीच में कॉमन नहीं होगा। अगर वो पैरेलल या तो पैरेलल होंगी या पैरेलल नहीं होंगी, तो जब पैरेलल नहीं होंगी तो वो क्या करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन होगा, एक पॉइंट किसी एक पॉइंट पे जाके वो मिलेंगी। तो इसका मतलब हुआ क्योंकि वो एक पॉइंट है वो दोनों में कॉमन हुआ। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या मिलती है कि अगर वो दोनों, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट शेयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है, और यहाँ पे अगर दो पॉइंट कॉमन है, जैसे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, अगर ये दोनों पॉइंट कॉमन है तो जो दूसरी लाइन है वो भी यहीं से जाएगी, वो भी यहीं पे होगी। तो
कोई भी लाइन दो पॉइंट शेयर कब करेंगे, जब वो सेम लाइन होंगी। जब सेम लाइन होंगी तभी दो पॉइंट शेयर करेंगे, दो पॉइंट कॉमन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जियोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो ये हमारी थ्योरी थी। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ में उसकी समरी भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे सिर्फ 2 लेक्चर में हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।